नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 19 वीडियो डाले जा चुके हैं, पोस्ट किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो एक बार जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के करंट अफेयर के साथ साथ उस करंट अफेयर से बनने वाले जितने भी जीके जीएस होते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम BHU, AU, CU, CET, SSC और अदर कंपटीशन एग्जाम है 10+2 लेवल के, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आप लोग हमारे BHU एकेडमी के साथ बने होंगे तो देखिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिला भी होगा कि CU, CET के तहत जो भी इंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। UGC ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CU, CET के तहत इंट्रेंस होंगे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और कहा गया है कि मे भी हो सकता है कि 2022 के या 2023 के सेशन से CU, CET के तहत इंट्रेंस हो। तो अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको छोड़ दिया गया है कि वो अपने पिछले ईयर के अनुसार या जिस तरह से वो इंट्रेंस लेते थे या जिस तरह से वो एडमिशन प्रोसेस करते थे उसी प्रोसेस के अनुसार वो एडमिशन करेंगे और सेशन को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई अथवा 20 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला डे। अब ये जो डे है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है। यह डे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो ये नेल्सन मंडेला हैं उन्हीं के योगदान को स्वीकार करते हुए 18 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2009 में 18 जुलाई 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी और सबसे पहले 2009 में ही पहले नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। ये जो नेल्सन मंडेला है इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्कोई में और इन्होंने मानव अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। तो इन्हीं के योगदानों को देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए, शांति के लिए इनके संघर्ष को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द इंडिया स्टोरी नामक बुक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है द इंडिया स्टोरी ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन से देखिए रतन टाटा, बिमल जालान, खेमलता वाकलू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बिमल जालान। बिमल जालान ने ये पुस्तक लिखा है द इंडिया स्टोरी। ये जो बिमल जालान है ये RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर है और इन्होंने यह द इंडिया स्टोरी नामक नई किताब लिखी है। इस पुस्तक में आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है ये पुस्तक और इसका उद्देश्य जो है भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके भविष्य के लिए इसमें सबक दिया गया है, अर्थात राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। और इन्होंने ये भी पुस्तक लिखी है इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अब हेड। ये किताब जो है इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, इंडिया अहेड है यहाँ पर। तो ये बुक भी है, इन्होंने ही, बिमल जालान ने ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3रा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक अथवा महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है केरल। केरल के गवर्नमेंट ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में केरल की सरकार ने इसको शुरू किया है। देखते हैं ये क्या है। तो देखिए ये मिशन जो है, एक मिशन का मकसद है एक सिंगल प्रोग्राम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना और जो जितने भी नॉलेज वर्कर्स हैं उनकी सहायता करना।
तो जो शिक्षित लोग हैं उनको ये जो मिशन है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, उनको रोजगार देने में मदद करेगा, साथ ही साथ उनको जो नॉलेज वर्कर्स हैं उनकी सहायता भी करेगा ये मिशन। अब बात केरल की आ गई तो देखिए केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1957 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान समय पे केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीट की संख्या है 9, राज्यसभा सीट की संख्या है 9, लोकसभा सीट की संख्या है 20 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पक्षी है धनेश और जिसको कहा जाता है ग्रेट हॉर्न बिल, और राजकीय फूल है अमलतास का फूल। नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। झील की बात की जाए तो देखिए पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पुकोर झील, बेल्लयानी झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झील हैं जो केरल में स्थित हैं। उत्सव की बात की जाए तो देखिए ओनम और पोंगल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इन केरल, और विष्णु महोत्सव, ये सभी फेस्टिवल जो हैं केरल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और क्लासिकल डांस में देखिए कथकली, मोहिनी अट्टम, ये इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस में जो केरल में होते हैं, केरल के क्लासिकल डांस है। अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हाल ही में केरल के गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है मुथुरु कवचम, जो किसके लिए संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वह वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको आशा के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये केरल के द्वारा अभियान शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यूनिटैब योजना को शुरू किया है। ये जो यूनिटैब स्कीम है इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ऑप्शन है लद्दाख, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख के केरल के उपराज्यपाल हैं R.K. माथुर, जिन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनिटैब स्कीम को शुरू किया है। देश में देखिए पेंडेमिक का सीजन चल रहा है, पेंडेमिक का काल चल रहा है और इसके तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में जो केरल के उपराज्यपाल हैं R.K. माथुर, उन्होंने डिजिटल शिक्षा को, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनिटैब स्कीम को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको टैबलेट बांटे जाएंगे इस यूनिटैब स्कीम के माध्यम से। अब लद्दाख की बात आ गई तो देखिए वर्तमान में लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटीज है और यूटीज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है इसकी लेह और करागिल। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर और इसके चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की प्रमुख झील है पैंगोंग झील और लद्दाख के हवाई अड्डा है कुसुंग बकुला रिपुंची एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021, ये रिपोर्ट है, इसको किसने जारी किया है। ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात IEA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है। देख लेते हैं ये रिपोर्ट क्या है। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 को जारी किया गया है और ये रिपोर्ट जो है दुनिया भर में श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में संकट के प्रभाव का विश्लेषण करता है ये रिपोर्ट। अब ये विश्लेषण करने के बाद ये अपना क्या निष्कर्ष देता है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार है कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 205 मिलियन होने की उम्मीद है, जो 2019 में 187 मिलियन थी। तो अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो कल भी आप लोग को बताया गया था कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार इसने अनुमान लगाया है कि 2019 में 187 मिलियन लोग जो थे बेरोजगार थे वैश्विक लेवल पर, और 2005 में ये अनुमान लगाया गया है ILO के द्वारा कि 205 मिलियन लोगों के बेरोजगार होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार जो हैं गरीबी में जी रहे हैं। अब ILO की बात आ गई तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना हुई थी इसकी लेबर डे। इसका मुख्यालय है जेनेवा में और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो 2021 में द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें कौन सा पूरे विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जो पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर? ऑप्शन है वियना, टोक्यो, ऑकलैंड अथवा ज्यूरिख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑकलैंड। ऑकलैंड शहर जो है इस द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है और इसको जारी किया है EIU के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 को जारी किया है जिसमें ऑकलैंड पहले स्थान पर है। क्या है ये? तो देखिए इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर जो है शहर शीर्ष पर है। तो ये रिपोर्ट जो है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जिसको जारी किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर जो है वो सबसे अधिक रहने लायक शहरों में से एक है। टॉप 5 की बात की जाए तो देखिए पहले स्थान पर तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है, दूसरे स्थान पर है ओसाका जापान का, तीसरे है ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड और चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड का ही वेलिंगटन, पांचवें स्थान पर है जापान का शहर टोक्यो। अब ये किस बेसिस पे देखिए इसको रैंकिंग प्रदान करता है? EI इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये 5 बेसिस पे इस इंडेक्स में रैंकिंग प्रदान करता है, शहरों को रहने लायक बताता है। पहला है स्थिरता के आधार पे, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल के आधार पे, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण के आधार पे, चौथा है शिक्षा के आधार पे और पांचवा है बुनियादी ढांचा के आधार पे। तो इन पांचों बेसिस पे ये रैंकिंग करता है और इसी रैंकिंग के आधार पर इसने बताया है कि न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड है जो सबसे रहने लायक शहरों में से प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किस गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। देख लेते हैं क्या इसका संबंध है, इस योजना का किससे संबंध है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार ने 75 अर्थात 75 या उससे अधिक साल के जो पेड़ होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो वहाँ के लोकल पीपल होंगे, जो स्थानीय लोग होंगे, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा और उन पेड़ों की सुरक्षा की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। तो ये जो योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसके माध्यम से जो लोकल लोग होंगे, वहाँ के स्थानीय जो लोग होंगे, उनको इस स्कीम में, इस योजना में शामिल किया जाएगा और जितने भी 75 या उससे अधिक के ऊपर के पेड़ हैं, 75 साल या उससे अधिक, उनकी देखभाल की जाएगी इस योजना के माध्यम से। और इस योजना में 2500 जो है प्रत्येक वर्ष 2500 रुपये प्रत्येक पंचायत को दिया जाएगा ऐसे पेड़ों की देखभाल करने के लिए। इस योजना के तहत ही हरियाणा की सरकार ने देखिए शुरू किया ऑक्सी-1, ये भी एक अभियान है, इसको भी शुरू किया गया था इस योजना के तहत, जिसके तहत 3 करोड़ पेड़ लगाए जाने पर भी बातचीत की गई थी और पूरे हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में 10% ऑक्सी-1 का विस्तार होगा, अर्थात 10% पर पेड़ लगाने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हरियाणा की बात आगे, तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, जो हाल ही में बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, और चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। राज्यसभा सीट की संख्या है हरियाणा की 5 और लोकसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 90। अब नेशनल पार्क की देख लीजिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर नेशनल पार्क, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य और सोलह भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये हरियाणा में स्थित हैं। झील की बात की जाए तो दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, भीमकुंड झील, वसई झील, मयूर झील, सूरज कुंड झील, कोटला झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झील है जो हरियाणा में स्थित हैं। अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट ने अपने गुरुग्राम में लगाया है ग्रेन एटीएम, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम लगाया है जो बायोमेट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई है, इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस,
ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। विश्व की थिंक टैंक कही जाती है ये ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और इसी के द्वारा द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर 2040 तक 3.5% बढ़ने का अनुमान है। ये जो रिपोर्ट है द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, जिसको जारी किया है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने, तो इसने कहा है कि भारत की गरीबी दर जो है 2040 तक 3.5% बढ़ने का इसने केवल अनुमान लगाया है। और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2021 तक क्लाइमेट चेंज के कारण सालाना अपने जीडीपी का 3 से 10% तक हिस्सा जो है भारत खो सकता है। इसने ये भी अनुमान लगाया है, देखिए, कि भारत जो है अपने जीडीपी का 3 से 10% तक हिस्सा खो सकता है। किसके कारण? तो क्लाइमेट चेंज के कारण। कब तक? तो 2100 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया है, जिसमें भारत का कौन सा स्टेट सबसे पहले पायदान पे है, टॉप पे है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात अथवा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे पहले पायदान पर है। अब पहले पायदान पर तो है मध्य प्रदेश, दूसरे पायदान पे है उड़ीसा और तीसरे पायदान पे है हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात आ गई तो देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी है बुलबुल, राष्ट्रीय फूल है लिली का फूल और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की संख्या है 29, राज्यसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा सीट की संख्या है 230। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? ये जो रेड टूरिज्म है ये किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है चीन, भारत, तुर्की, कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन की ये पहल है, चीन का ये प्रोजेक्ट है रेड टूरिज्म। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से, जो हिस्टोरिकल और कल्चरल रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से, उन्हीं पर्यटन स्थल के रूप को बढ़ावा देने के लिए 2004 से ही ये रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत चाइना में की गई थी, चीन में की गई थी, और इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया है हाल ही में, उसको नए संस्करण के साथ अपनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है रेड टूरिज्म, इसका मकसद है कि जो वहाँ के स्थानीय व्यवसाय है उनको बढ़ावा देगा, और जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। तो ये टूरिज्म के माध्यम से ही संभव है। चीन में इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जो चीन के आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका है। तो चीन के द्वारा इस रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट को, इस रेड टूरिज्म पहल को शुरू किया गया है। चलिए अब देखिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे सेशन को पूरे अंत तक, तो आप लोग को पता होगा पिछले वीडियो में पूछा गया था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स कहाँ पर बना है, किस देश में बना है, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म जो है कहाँ पे बना है? तो इसका सही जवाब था सिंगापुर। सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पैनल फार्म बना है। अब आज के अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं, या देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, सीपी फार्म्स नामक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये सीपी फार्म्स नामक एप्लीकेशन है, इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और इस सीपी ग्राम्स के साथ और इसमें से जो भी आंसर होगा उसके बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके पीछे जितने भी वीडियो डाले गए होंगे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 21 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।